कंस्ट्रक्शन साइट पर एक आदमी अपने सहकर्मी दिमित्री से उस खास नशे के बारे में पूछता है जिसे वो पिछले कुछ समय से बेच रहा था। दिमित्री उसे एक कमरे में ले जाता है और गुलाबी रंग का पाउडर तैयार करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास सुई नहीं बची है। वो पूरे कमरे में ढूंढता है और आखिरकार गंदे पानी से भरे एक सिंक में उसे एक पुरानी सुई मिल जाती है। इसके बाद दिमित्री सबसे पहले उस नशे का इस्तेमाल करता है। ये देखकर उसका साथी वही सुई उठाता है और खुद भी वही करता है। शाम होने पर वो आदमी अचानक जागता है और देखता है कि दिमित्री कमरे के एक कोने में बैठा कांप रहा है। तभी दिमित्री उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और अगले ही पल वो उस आदमी पर टूट पड़ता है और उसे काट लेता है। डरा हुआ आदमी तुरंत बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो इस खतरनाक वायरस को हर तरफ फैलाता जा रहा है। कुछ समय बाद पहाड़ों में रहने वाले डॉक्टर एडॉन अपने बेटे मिगुएल को एक हफ्ते के लिए उसके नाना नानी के घर भेज देते हैं। पत्नी की मौत के बाद उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी थी, इसलिए ये फैसला दुख भरा जरूर था लेकिन जरूरी भी। उसी समय एडॉन का पड़ोसी जॉनी उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाता है। वहां जॉनी की पत्नी एना खाने की कमी के लिए माफी मांगती है और बताती है कि खेतों में कीड़ों की वजह से फसल खराब हो रही है। रात को जब एडॉन अपने घर लौटकर बिस्तर पर लेटता है तो वो कल्पना करता है कि उसका परिवार अभी भी उसके साथ है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है जो कैंसर की वजह से हर रात दर्द सहती थी और उसकी ये खूबसूरत याद टूट जाती है। उधर शहर में एक आदमी को अस्पताल लाया जाता है जिसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। इमरजेंसी रूम में ले जाते समय वो एक नर्स के चेहरे पर थूक देता है। गवाह बताते हैं कि उसे सड़क पर किसी दूसरे आदमी ने काट लिया था। इसके बाद वही नर्स एक विमान में सवार हो जाती है जबकि उसकी खांसी लगातार बढ़ती जा रही होती है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर लूसी एक वायरल वीडियो देख रही होती है। वीडियो में एक परिवार अपने पिता को बिस्तर से बांध कर रखता है क्योंकि वो अचानक पागल जैसा व्यवहार करने लगा था। वो आदमी लगातार कांप रहा होता है और कुछ ही देर में रस्सियां तोड़कर अपने परिवार वालों पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी लूसी को एक खास मीटिंग में बुलाया जाता है जहां वेनेजुएला के एक अस्पताल से आई रिपोर्ट पर चर्चा होती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मरीज में ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं जो किसी भी जानी पहचानी बीमारी से मेल नहीं खाते। दुर्भाग्य से वीडियो बीच में ही खराब होने लगता है और पूरी जानकारी मिलने से पहले बंद हो जाता है। इसके बाद लूसी का बॉस उसे बताता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले को लेवल 4 इमरजेंसी घोषित कर चुका है। उधर एडॉन एक सुपरमार्केट में जाता है और देखता है कि वहां लगभग सारा सामान खत्म हो चुका है। तभी एक कर्मचारी उसे एक चोर के पीछे भागने के लिए कहता है और एडॉन भी उसके पीछे सड़क तक पहुंच जाता है। पास ही एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी होती। तभी खून से लथपथ एक आदमी एम्बुलेंस से बाहर निकलता है और सीधे एक व्यक्ति पर हमला कर देता है। यही पहली बार साफ हो जाता है कि ये नया वायरस लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। तभी एक आदमी बंदूक निकालकर भीड़ को चेतावनी देता है कि इसको कोई हाथ न लगाए क्योंकि ये बीमारी दूसरों तक फैल सकती है। लेकिन उसी समय एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे हथियार नीचे रखने को कहता है। अगले ही पल एम्बुलेंस से निकला दूसरा ज़ॉम्बी उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है। तभी अचानक पास की एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर एडॉन भागकर अपनी कार की तरफ जाता है। एडॉन तेजी से कार रिवर्स करता है और किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। घर लौटते समय वो बार बार अपने बेटे मिगुएल को फोन करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रास्ते में उसे जॉनी दिखाई देता है जो एना को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा होता है। जॉनी बताता है कि किसी के काटने के बाद एना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। एडॉन तुरंत दोनों को अपने क्लिनिक ले जाता है और एना के घाव की जांच करता है। एना मदद की भीख मांगती है लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे किसी जानवर की गुर्राहट जैसी होने लगती है। स्थिति को देखते हुए एडॉन उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे वो सो जाती है। इसके बाद एडॉन अपने सास ससुर को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन अब भी संपर्क नहीं हो पाता। फिर वो कंप्यूटर पर वेनेजुएला में फैले वायरस के बारे में जानकारी ढूंढता है और कई खबरें देखता है जिनमें बताया जाता है कि ये वायरस देश के कई इलाकों में फैल चुका है। साथ ही डॉक्टर लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं। तभी जॉनी एना को एडॉन के घर ले आता है क्योंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। कुछ और पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वे एना को लेकर परेशान थे। एडॉन दोबारा एना की जांच करता है और इस बार उसकी आंखों का लाल रंग और बदले हुए दांत साफ दिखाई देते हैं। अचानक एना जाग जाती है और एडॉन पर हमला करने की कोशिश करती है। संघर्ष के दौरान एना एक पड़ोसी को काट लेती है। वो दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हट जाता है। इसके बाद एडॉन उसकी जगह पकड़ लेता है। काफी देर तक जद्दोजहद चलती है लेकिन आखिरकार एना गिर जाती है और उसका सिर मेज से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जॉनी एडॉन की सास के वॉइसमेल पर एक मैसेज छोड़ता है और घायल पड़ोसी के घाव पर पट्टी बांध देता है। आखिर में जॉनी रेडियो चालू करता है लेकिन वहां सिर्फ एक इमरजेंसी संदेश सुनाई देता है। लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी जाती है। साथ ही बताया जाता है कि अगर किसी को बुखार या दूसरे खतरनाक लक्षण दिखाई दें
तो उससे दूर रहें। उधर एडॉन को उसके दोस्त कार्लोस का फोन आता है, जो एक लैब में काम करता था। कार्लोस बताता है कि लैब को खाली करा दिया गया है और अब उसे बाकी वैज्ञानिकों के साथ शहर के बाहर एक मिलिट्री बेस में रखा गया है। वो एडॉन को अपनी लोकेशन भेजता है और जल्द से जल्द वहां आने के लिए कहता है। साथ ही चेतावनी देता है कि पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया गया है और सैनिकों को आदेश मिला है कि जो भी इस वायरस से बीमार दिखे उसे देखते ही मार दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि कार्लोस और कुछ बता पाता, कॉल अचानक कट जाती है। एडॉन अपने दोस्तों को ये सब बताता ही है कि तभी पूरे घर की बिजली चली जाती है और आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंजने लगती है। हालात देखकर सब फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और एना के लिए मदद ढूंढनी होगी। इसी बीच एडॉन के ससुर अनहेल अपने पड़ोसी का हाल जानने उसके घर जाते हैं। वो पूरा घर छान मारते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। आखिरकार पीछे के आंगन में पहुंचकर देखते हैं कि पड़ोसी कुर्सी पर मृत बैठा है। लगता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली ताकि वो ज़ॉम्बी न बन जाए। घर लौटकर आनहेल अपनी पत्नी टीना को सारी बात बताता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मिगेल भी उनकी बातें सुन रहा है। आनहेल टीना को सख्त हिदायत देता है कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। तभी पूरे इलाके की बिजली भी चली जाती है। कुछ घंटों बाद एडॉन और उसके साथी सड़क पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जलती हुई कार रास्ता रोकती दिखती है। हालांकि वे उसे पार करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मील बाद सैनिकों का एक चेक पॉइंट उनका रास्ता रोक देता है। सैनिक जमीन पर गोलियां चलाकर कार रुकवाते हैं और बताते हैं कि इस इलाके में किसी को आने की इजाजत नहीं है। तभी जंगल में छिपा ज़ॉम्बियों का झुंड गोलियों की आवाज सुनकर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। एडॉन कार से उतरकर खुद को डॉक्टर बताता है, इसलिए सैनिक बाकी लोगों को भी बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी एना अचानक कार से बाहर कूद पड़ती है। उसे देखते ही सैनिक गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में एना के साथ दोनों पड़ोसी भी मारे जाते हैं। जॉनी अपनी पत्नी को बचाने दौड़ना चाहता है, लेकिन एडॉन उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बियों का झुंड अब जंगल से निकलकर सैनिकों पर टूट पड़ा होता है। भागते समय वे पीछे देखते हैं कि ज़ॉम्बी सैनिकों को जिंदा नोच नोच कर खा रहे हैं। रास्ते में जॉनी बार बार एना के बारे में सोचता रहता है और आखिरकार एडन को कार रोकने पर मजबूर कर देता है। गुस्से में वो कार पर मुक्के मारता है और ऐलान करता है कि वो अपनी पत्नी को बचाने वापस जाएगा। एडॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसकी एक नहीं सुनता और पैदल चलने लगता है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस कार में आकर बैठ जाता है। उधर मिलिट्री बेस में डॉक्टर लूसी पहुंच चुकी होती है, जहां कार्लोस उसे पेशेंट 0 दिखाता है, यानी वही नशेड़ी आदमी जिससे ये भयानक वायरस फैलना शुरू हुआ था। अगली सुबह एडॉन और जॉनी सड़क पर आगे बढ़ते हैं तो चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। कहीं छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी हैं, कहीं लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, जबकि ज़ॉम्बी डरे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं। कई लोग एडॉन से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन वो रुकने की बजाय सड़क छोड़कर दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ देता है ताकि खुद बच सके। उधर टीवी चैनलों पर खबर चल रही होती है कि राष्ट्रपति और उसके मंत्री देश छोड़कर भाग रहे हैं, जबकि आम लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार अपने घर के अंदर छिपा बैठा है और खिड़की से बाहर दौड़ते ज़ॉम्बियों को देख रहा है। कई मिनट तक सब शांत रहता है, लेकिन अचानक कुछ ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वे सीधे परिवार के माता पिता पर हमला कर देते हैं। ऐसे में उनका बेटा लुइस पीछे के दरवाजे से किसी तरह भाग निकलता है। उधर एडॉन और जॉनी रास्ते में अपनी कार का टायर बदल रहे होते हैं। तभी उन्हें लुइस साइकिल चलाते हुए दिखाई देता है। दोनों सोचते हैं कि शायद उसे सुरक्षित रास्ते का पता हो, इसलिए वे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी लुइस साइकिल से गिर पड़ता है और पीछे से कई ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ने लगे। एडॉन और जॉनी तुरंत कार का दरवाजा खोलते हैं, लुइस को अंदर खींच लेते हैं और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलते हैं, जिससे ज़ॉम्बी पीछे छूट जाते हैं। रात होने तक उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए अब उन्हें पैदल सफर जारी रखना पड़ता है। अगली सुबह वे एक नए कस्बे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बाढ़ के पीछे खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है, पता चलता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। तीनों बिना रुके आगे बढ़ते हैं और एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पुलिस वाले की लाश उसकी गाड़ी के पास पड़ी मिलती है। अचानक 2 ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ते हैं। एडॉन और जॉनी जमीन पर गिरकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी लुइस पुलिस वाले की बंदूक उठा लेता है और दोनों ज़ॉम्बियों को गोली मार देता है। लेकिन गोलियों की आवाज दूर तक गूंज जाती है, जिससे आसपास छिपे और ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। उसी समय पास के एक होटल में छिपा जोसे ये सब देख लेता है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर तीनों को अंदर आने देता है, जबकि उसकी पत्नी छत से सामान फेंककर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाती है। अंदर पहुंचने के बाद जोसे उन्हें रात भर आराम करने की सलाह देता है और बताता है
कि सुबह उन्हें पानी की तलाश में बाहर जाना पड़ेगा। उधर अगली सुबह टीना के घर के ऊपर से एक विमान गुजरता है। उसे देखकर मिगुएल खिड़की के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की से हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एडॉन की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। अचानक उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जांच करने निकलता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखता है कि पूरे क्वार्टर में ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। वे उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसलिए एडॉन जान बचाने के लिए भागकर एक कमरे में घुस जाता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। खुशकिस्मती से एडॉन को एक लोहे की पाइप मिल जाती है और वो उससे ज़ॉम्बी को पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद वो उसी पाइप को दरवाजे में फंसा देता है, जबकि बाहर दूसरा ज़ॉम्बी लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एडॉन एक कमजोर दीवार पर वार करना शुरू करता है। जब वो कॉरिडोर में झांकता है तो वहां कई ज़ॉम्बी घूमते दिखाई देते हैं, इसलिए वो पूरी ताकत से भागने लगता है। पीछे पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड भी दौड़ पड़ता है। भागते भागते एडॉन छत पर पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ लकड़ी के तख्ते मिलते हैं। वो उन्हीं से अपना बचाव करता है। एक ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है और दूसरे को छत से नीचे गिरा देता है। तभी एक तीसरा ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला होता है कि अचानक गोली चलती है। गोली जोसे की बेटी क्रिस्टल ने चलाई होती है। क्रिस्टल को भी नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं, इसलिए वो और एडॉन नीचे जाकर सबको ढूंढने का फैसला करते हैं। कॉरिडोर में हर तरफ खून बिखरा पड़ा होता है। आखिरकार वे आंगन में पहुंचते हैं और वहां जोसे और उसकी पत्नी को एक बाहर वाले कमरे से निकलते हुए देखते हैं। जोसे बताता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो ये भी बताता है कि जॉनी और लुइस बार के पीछे बने एक कमरे में छिपे हुए हैं। इसके अलावा उसने एक छोटे लड़के को भी ज़ॉम्बियों से भागकर दूसरे कमरे में छिपते देखा था। एडॉन और जोसे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। दोनों बार पार करते हैं और पीछे से महिलाएं बाड़ बंद कर देती हैं। तभी लंबी घास में छिपा एक ज़ॉम्बी एडॉन पर झपट पड़ता है। एडॉन जान बचाकर भागता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां जॉनी छिपा होता है। जॉनी तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है और फिर दरवाजे के एक छोटे छेद से चाकू घुसाकर ज़ॉम्बी पर कई वार करता है। अंदर पहुंचकर एडॉन देखता है कि लुइस की टांग टूट चुकी है। वो लुइस को अपनी शर्ट दांतों से दबाने के लिए कहता है और फिर उसकी हड्डी को सही जगह पर बैठाकर पट्टी बांध देता है। उधर जोसे उस बच्चे को बचा लेता है और दोनों वापस बाड़ की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों भागकर एक कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, मगर ज़ॉम्बी लगातार धक्के मारता रहता है और आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो जोसे और उस बच्चे दोनों को मार डालता है। जोसे की पत्नी अपने पति को बचाने दौड़ती है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। क्रिस्टल अपने परिवार की मदद करना चाहती है, मगर तभी एक और ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वो भागकर पास की खिड़की से अंदर कूद जाती है, फिर पीछे के दरवाजे से निकलकर वापस बाड़ तक पहुंचती है और उसे दोबारा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब बाकी लोग बाहर आते हैं तो क्रिस्टल उन्हें बताती है कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके कंधे पर काट लेता है। क्रिस्टल घबराकर भागती है और पास के एक कमरे में छिप जाती है। वहां पहुंचकर वो पूरी तरह टूट जाती है। कुछ ही पलों बाद ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। मजबूर होकर एडॉन, जॉनी और लुइस वापस अपने कमरे में लौट जाते हैं और पूरी रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह एडॉन और जॉनी लुइस को सहारा देकर गैस स्टेशन तक ले जाते हैं। वहां एडॉन एक गाड़ी से पेट्रोल निकालना शुरू करता है। तभी उसे पास में मोटरसाइकिलों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप जाता है। कुछ ही देर में एक गैंग वहां पहुंचती है और आसपास नजर दौड़ाती है, लेकिन किसी को न देखकर वहां से चली जाती है। इसी बीच टीना घर पर अनिल का इंतजार कर रही होती है, जो सामान लेने गया था। जैसे ही वो उसे वापस आते देखती है, तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ती है, लेकिन अनिल उसे रोक देता है और बताता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अगले ही पल उसे तेज खांसी आने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। घबराई हुई टीना आखिरकार दरवाजा खोल देती है। उधर रात के समय एडॉन को एहसास होता है कि वे रास्ता भटक चुके हैं। वो कार रोकता है और आसपास कोई सुराग ढूंढने बाहर निकल जाता है। तभी ज़ॉम्बियों का एक झुंड कार को घेर लेता है। जॉनी दरवाजे से एक ज़ॉम्बी को जोरदार टक्कर मारता है और बाकी को दूर रखने की कोशिश करता है, जबकि लुइस इंजन स्टार्ट करने में जुटा होता है। इसी दौरान एडॉन वापस दौड़ता हुआ आता है और गोली चलाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी और वो निशाना चूक जाता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी खिड़की से हाथ अंदर डालते हैं और लुइस को पकड़कर काट लेते हैं। अब कार में रुकना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए एडॉन और जॉनी जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। काफी देर तक भागने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। तभी अचानक तेज लाइटें जल उठती हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में सभी ज़ॉम्बी मार गिराए जाते हैं। असल में दोनों आखिरकार मिलिट्री बेस तक पहुंच चुके होते हैं और अब सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एडॉन बताता है कि वो कार्लोस का दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद कप्तान पहले दोनों की पूरी जांच करवाता है ताकि यकीन हो सके कि उन्हें किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। जांच पूरी होने के बाद दोनों को अंदर जाने दिया जाता है। इसके बाद कार्लोस
एडॉन की मुलाकात लूसी से करवाता है। वो टीवी पर पूरे देश में फैल रहे दंगों और तबाही की खबरें देख रही होती है। कार्लोस कहता है कि एडॉन वायरस पर रिसर्च में उनकी काफी मदद कर सकता है, लेकिन एडॉन साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने बेटे मिगुएल को ढूंढना चाहता है। ये सुनकर कार्लोस परेशान हो जाता है। उसका कहना होता है कि ये इलाका ग्राउंड जीरो के बेहद करीब है और इस बेस से बाहर निकलना लगभग मौत को बुलाने जैसा है। आखिर में लूसी एडॉन को माइक्रोस्कोप के नीचे वायरस दिखाती है और बताती है कि ये कोई नया वायरस नहीं बल्कि रेबीज का एक बेहद खतरनाक म्यूटेटेड वर्जन है। एडॉन पेशेंट जीरो की फाइल ध्यान से देखता है। तभी उसे एक बहुत अहम बात पता चलती है। ज़ॉम्बी बनने से पहले उस आदमी ने कोई नशे वाला पदार्थ लिया था। एडॉन अंदाजा लगाता है कि उस आदमी को पहले से रेबीज था और उसी पदार्थ ने वायरस को बदलकर और भी खतरनाक बना दिया। तभी एडॉन को एक और अजीब बात नजर आती है। अब तक मिले सभी ज़ॉम्बी सैंपल्स बड़े लोगों के हैं, एक भी बच्चा ज़ॉम्बी नहीं बना। लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में और सोच पाता, अचानक ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड मिलिट्री कैंप पर हमला कर देता है। सैनिक तुरंत गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जितने ज़ॉम्बीज गिरते हैं उससे कई गुना ज्यादा सामने आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। कई सैनिक डरकर भागने लगते हैं और कैप्टन अकेला बेस बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी एक साइंटिस्ट का पीछा करते हुए टेंट तक पहुंच जाता है और अगले ही पल वहां जोरदार धमाका हो जाता है। जॉनी भागकर एडॉन और डॉक्टर्स के पास पहुंचता है और गन मांगता है, लेकिन सैनिक इमरजेंसी में भी किसी सिविलियन को हथियार देने से मना कर देते हैं। भागते हुए एडन और जॉनी की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है और उसे देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि लुइस होता है। हालांकि उसका टूटा हुआ पैर उसे तेजी से चलने नहीं देता, इसलिए वो उन तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद पूरा ग्रुप जंगल की तरफ भाग निकलता है, जबकि पीछे से लोगों की चीखें लगातार सुनाई देती रहती हैं। अगली सुबह सभी सड़क तक पहुंच जाते हैं। तभी एक सैनिक को ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो तुरंत उसे गोली मार देता है, लेकिन उसी दौरान ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। अपने साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो अपना सामान छोड़कर अकेला वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद सभी लोग आगे क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं। एडॉन लूसी से कहता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगे, लेकिन लूसी बताती है कि बॉर्डर्स पूरी तरह बंद हैं और अब कोई मदद नहीं आने वाली। तभी कार्लोस बताता है कि उसे ये बात पहले से पता थी। उसका परिवार एक हफ्ते पहले ही सुरक्षित जगह भेज दिया गया था और अब उन्हें खुद ही इस मुसीबत का सामना करना होगा। कार्लोस चाहता है कि वे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जाएं और क्योर बनाने पर काम करें, लेकिन कैप्टन किसी दूसरे मिलिट्री बेस पर जाना चाहता है। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और गुस्से में कैप्टन कार्लोस का हाथ तोड़ देता है। ये देखकर जॉनी तुरंत गन उठाकर कैप्टन पर तान देता है। दूसरी तरफ एक सैनिक भी जॉनी पर हथियार तान देता है। तभी कार्लोस कहता है कि अगर क्योर नहीं बना तो बचाने के लिए कोई इंसान ही नहीं बचेगा। फिर एडन कैप्टन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। आखिरकार कैप्टन शांत हो जाता है और इंस्टीट्यूट जाने के लिए मान जाता है, लेकिन एडन अभी भी मिगुएल को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जॉनी से बाकी लोगों का ख्याल रखने को कहता है। एक गन उठाता है और अकेला निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक सुनसान शहर में पहुंचता है। तभी सामने से एक वैन आती दिखाई देती है। उसमें से एक आदमी और उसकी माँ उतरते हैं और उसे पानी ऑफर करते हैं, लेकिन एडॉन मना कर देता है। ये सुनकर आदमी उसे बदतमीज कहता है और वैन से गन निकालने लगता है। डर के मारे एडॉन पहले ही गोली चला देता है और आदमी वहीं मारा जाता है। अपने बेटे को मरता देखकर उसकी माँ बदला लेने के लिए गन उठाती है, लेकिन एडॉन उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद वो वैन में पानी ढूंढने जाता है। तभी अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। पीछे का दरवाजा खोलते ही उसे पता चलता है कि वैन के असली मालिक बंधे हुए कैद हैं। एडॉन तुरंत उन्हें आजाद कर देता है। वो अकेले जाना चाहता है, लेकिन कपल बार बार साथ चलने की गुजारिश करता है। आखिरकार एडॉन मान जाता है और तीनों वैन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद महिला की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। एडॉन घबरा जाता है, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी वायरस की वजह से नहीं बल्कि प्रेग्नेंट होने की वजह से परेशान है। तभी अचानक दो ज़ॉम्बीज पीछे से आकर कपल पर हमला कर देते हैं और उन्हें काट लेते हैं। एडॉन गोलियां चलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मजबूर होकर उसे दोनों को मारना पड़ता है। इसके बाद वो वैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती और जब दूर से ज़ॉम्बीज आते दिखाई देते हैं तो वो जंगल में भागकर छिप जाता है। उधर जॉनी और बाकी लोगों की कार भी रास्ते में खराब हो जाती है। तभी उन्हें दो घोड़े तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। ये देखकर पूरा ग्रुप भी दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वे शहर से बाहर पहुंचते हैं, लेकिन सामने एक बड़ी फेंस रास्ता रोक लेती है। उनके सभी हथियारों की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। ऐसे में कैप्टन बाकी लोगों को भागने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मरने से पहले कैप्टन ग्रेनेड का पिन निकाल देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और कैप्टन अपने साथ कई ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर देता है। उसकी कुर्बानी की वजह से जॉनी, लूसी और कार्लोस इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का मेन गेट बंद होता है। इसी दौरान कार्लोस सीढ़ियों पर गिर जाता है और एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर झपट पड़ता है। तभी गेट पर मौजूद गार्ड बाहर आता है
और कहता है कि वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। लूसी तुरंत बताती है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है और जैसे ही पीछे से ज़ॉम्बीज का झुंड नजर आता है, गार्ड मजबूरी में गेट खोल देता है। दूसरी तरफ अदॉन आखिरकार अपने ससुराल पहुंच जाता है। वो दरवाजा पीटता है, तभी अंदर से ज़ॉम्बी बन चुका एनेल कांच तोड़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर एडन पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर वो एनहेल को गोली मार देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है और टीना की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो पूरे घर में मिगेल को ढूंढता है। आखिरकार एक बंद कमरे का दरवाजा तोड़ने के बाद उसे मिगेल मिल जाता है, लेकिन दुख की बात यह होती है कि मिगेल को एक दिन पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर भी अदॉन अपने बेटे से वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो मिगेल को लेकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की कार में वहां से निकल जाता है। शाम तक दोनों शहर के बाहर एक सड़क पर पहुंच जाते हैं। तभी एक महिला उनसे मदद मांगती हुई दिखाई देती है। जैसे ही अदॉन कार रोकता है, सड़क पर पड़े हुए लोग अचानक उठ खड़े होते हैं और तब पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि इंसानों का बिछाया हुआ जाल था। महिला मिगेल को देखकर समझ जाती है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है। वो तुरंत गोली चला देती है, लेकिन गोली मिगेल को नहीं बल्कि अदॉन को लगती है। अदॉन जमीन पर गिर जाता है, जबकि दो दूसरी महिलाएं मिगेल को पकड़ कर ले जाती हैं। बेहोश होने से पहले अदॉन किसी कार की आवाज और किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। कुछ समय बाद अदॉन की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तभी साइंटिस्ट्स उसे एक हैरान कर देने वाली खबर देते हैं। उन्हें पता चला है कि 10 साल से छोटे बच्चों पर यह वायरस असर नहीं करता, यानी वे इस बीमारी से सुरक्षित हैं। इसी वजह से मिगेल के खून का इस्तेमाल करके एक क्योर तैयार कर लिया गया है। अब वो क्योर पूरे देश में बांटा जा रहा है और धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी है।